कल्पना कीजिए कि अदालत का एक कमरा है। जज का हथौड़ा मेज पर बजता है और फैसला सुना दिया जाता है। कोई व्यक्ति कर्ज से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुकदमा हार गया है। ये तो सच में एक डरावनी स्थिति है। बिल्कुल। और अदालत का साफ आदेश है कि उस व्यक्ति को कर्ज की पाई पाई चुकानी होगी। ऐसे में मन में एक बड़ा ही भयानक दृश्य उभरता है। मतलब क्या जीतने वाला व्यक्ति जिसने कर्ज दिया था, क्या वो हारने वाले का सब कुछ छीन सकता है? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। क्या वो उसके घर के दरवाजे उखाड़ सकता है? क्या वो उसके शरीर के कपड़े, रसोई के बर्तन या उसका बिस्तर भी अपने साथ ले जा सकता है? पुरानी फिल्मों में तो अक्सर ऐसा ही कुछ नाटकीय दिखाया जाता था ना, जहाँ एक मुनीम आता है और घर का सारा सामान बैलगाड़ी में भरकर ले जाता है। हाँ, और पूरा परिवार अचानक से सड़क पर आ जाता है। बिल्कुल बना रहता है कि दिवालिया होने का सीधा मतलब है इंसान का पूरी तरह से सड़क पर आ जाना, उसकी गरिमा का खत्म हो जाना। राइट। लेकिन असल जिंदगी और कानून की दुनिया इन फिल्मी दृश्यों से काफी अलग होती है, और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र यही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उन कानूनी दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, ये तय करते हैं कि वसूली की सीमा आखिर क्या होगी। और आज के इस डीप डाइव के लिए हमारा मुख्य आधार है भारतीय कानून का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जिसे हम आमतौर पर सीपीसी कहते हैं। सही कहा। हम विशेष रूप से इसकी धारा 60 यानी सेक्शन 60 की परतों को उधेड़ेंगे। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे हमारा कानून एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। एक तरफ वो कर्ज देने वाले के अधिकारों की रक्षा करता है ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे, तो दूसरी तरफ वो कर्जदार के इंसान होने के नाते उसके बुनियादी अधिकारों को भी बचाता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है। अच्छा, म्यूजिकल चेयर्स। हाँ, म्यूजिकल चेयर्स का एक वित्तीय खेल समझ लीजिए, जहां कानून ये सुनिश्चित करता है कि जब संगीत रुके तो कर्जदार के पास बैठने के लिए कम से कम एक कुर्सी जरूर बचे, वो फर्श पर ना गिरे। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और विचारणीय तुलना है। और इसी खेल के नियमों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कानून की नज़र में जब कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो खतरे में क्या क्या होता है। मतलब छीना क्या जा सकता है? बिल्कुल, कानूनी भाषा में संपत्ति जब्त करने की इस प्रक्रिया को कुर्की या अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कुर्क होने वाली चीजों के मुख्य नियम से शुरुआत करते हैं। धारा 60 का जो पहला और सबसे बुनियादी नियम है वो क्या कहता है? वो नियम कहता है कि न्याय ऋणी, यानी वह व्यक्ति जिस पर कर्ज चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी है, उसकी सभी बिक्री योग्य संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। बिक्री योग्य संपत्तियां मतलब जिन्हें बेचा जा सके। हाँ, इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे आपकी जमीन, मकान, नकद पैसा, बैंक का चेक, शेयर, सरकारी बॉन्ड्स, ये सब कुछ कुर्की के दायरे में आता है। लेकिन यहाँ मैंने स्रोतों में एक तकनीकी पेच दिखा था। वो क्या? ये नियम मुख्य रूप से मनी डिक्री यानी सीधे पैसे की वसूली पर लागू होता है, मॉर्गेज यानी गिरवी डिक्री पर नहीं। ऐसा क्यों है? दोनों ही तो कर्ज की वसूली है ना, फिर कानून दोनों को अलग अलग नजरिए से क्यों देखता है? देखिए, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर आगे की सारी नींव टिकी है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति मॉर्गेज या गिरवी रखता है, तो वो कर्ज लेते समय ही अपनी मर्जी से एक विशिष्ट संपत्ति, मान लीजिए अपना घर, बैंक को सुरक्षा के रूप में सौंप देता है। हाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है। बिल्कुल, वहां पहले से तय होता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो ये विशेष घर बेचा जाएगा। लेकिन मनी डिक्री एक सामान्य बिना सुरक्षा वाला कर्ज है। इसमें अदालत ने बस ये कहा है कि आपको 10 लाख रुपए चुकाने हैं। अब वो 10 लाख कहाँ से आएंगे ये तय नहीं है। एकदम सही। अदालत को कर्जदार की संपत्तियों की तलाश करनी पड़ती है। इसलिए धारा 60 की जरूरत पड़ती है, ताकि ये तय हो सके कि कौन सी संपत्ति छीनी जा सकती है और कौन सी नहीं। एक मिनट रुकिए। अगर नियम यह है कि हर बिक्री योग्य चीज छीनी जा सकती है, तो क्या कोई ऐसी चीज भी है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे नाम पर ना हो, मतलब जिसे हम सीधे तौर पर ना छू सकते हो, फिर भी कानून उसे हमारी संपत्ति मानकर कुर्क कर ले? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो बिक्री योग्य संपत्ति
यानी सेलेबल प्रॉपर्टी की कानूनी परिभाषा है। ये परिभाषा बहुत ही व्यापक है। मतलब सिर्फ कागज होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं है जिनके पक्के कागजात आपके हाथ में हो। इसे समझने के लिए हमें 1975 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को देखना होगा, रमेश हिम्मतलाल शाह बनाम हरसुख जादवजी जोशी केस। अच्छा, तो इस केस में ऐसा क्या खास था? इस केस में विवाद एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट को लेकर था। बचाव पक्ष की दलील ये थी कि फ्लैट का असली मालिकाना हक तो सोसाइटी के पास होता है। जो व्यक्ति उस फ्लैट में रह रहा है वो सिर्फ सोसाइटी का एक शेयर धारक है। तो मतलब वो मालिक नहीं है। उनके हिसाब से उसके पास केवल रहने का अधिकार यानी राइट टू रिसाइड है। इसलिए चूंकि वो फ्लैट का पूर्ण मालिक नहीं है तो उसे कुर्क नहीं किया जा सकता। तकनीकी रूप से देखा जाए तो उनकी दलील में दम लगता है। जब घर आपका है ही नहीं तो बैंक उसे कैसे बेचेगा? बिल्कुल, सतह पर यह दलील बहुत मजबूत लगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ आर्थिक वास्तविकता को देखा। कोर्ट ने पूछा, क्या इस रहने के अधिकार को किसी और को बेचा जा सकता है? और जवाब था हाँ। फ्लैट में रहने के अधिकार का खुले बाजार में मोलभाव होता है। लोग पैसे देते हैं उस अधिकार के लिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि इस अधिकार को बेचा जा सकता है, इसलिए ये भी एक बिक्री योग्य संपत्ति है। बाप रे। हाँ, इससे ये साफ हो गया कि अगर किसी भी अधिकार या वस्तु से पैसा खड़ा किया जा सकता है तो कानून की नजर उस पर जरूर पड़ेगी। ये तो ऐसा हुआ कि कानून बहुत ही सूक्ष्म चीजों को भी पकड़ सकता है। बिल्कुल पकड़ सकता है। लेकिन अगर कानून हर उस चीज को नीलाम करने लगे जिसकी कोई बाजार कीमत है तो समाज का ढांचा ही चरमरा जाएगा। मतलब बेघर और बेरोजगार लोगों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कर्जदार के पास तो सच में कुछ नहीं बचेगा। और ठीक इसी मोड़ पर कानून अपना सख्त रूप छोड़कर एक संरक्षक की भूमिका में आ जाता है। धारा 60 केवल संपत्तियां छीनने का नियम नहीं है। हाँ। ये एक बहुत मजबूत रक्षा कवच भी है। रक्षा कवच। हाँ, इसी धारा में छूट प्राप्त संपत्तियों, जिन्हें प्रोविजोस कहते हैं, उनकी एक लंबी सूची दी गई है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे अदालत और कर्ज वसूलने वाले दोनों पार नहीं कर सकते। मैंने ये सूची देखी थी और इस रक्षा कवच के प्रावधान सच में हैरान करने वाले हैं। जब कोई इन नियमों को गहराई से पढ़ता है तो लगता है जैसे ये कोई कानूनी किताब नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का कोई घोषणा पत्र है। सही कहा आपने। कानून साफ तौर पर कहता है कि इंसान की जीने के लिए जो चीजें अति आवश्यक हैं उन्हें किसी भी हाल में कुर्क नहीं किया जाएगा। इसमें पहनने के कपड़े, खाना पकाने के बर्तन और बिस्तर शामिल हैं। बुनियादी जरूरतें। और इसके अलावा एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक पहलू भी है। पत्नी के वे धार्मिक आभूषण जिन्हें रीति रिवाजों के अनुसार नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे मंगलसूत्र या कोई ऐसा गहना, उन्हें छूने की सख्त मनाही है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो कानून ये स्थापित कर रहा है कि कर्ज की वसूली मानवीय गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकती। इंसानियत सबसे पहले है। हाँ, किसी भी इंसान को नंगा और भूखा नहीं छोड़ा जा सकता। और बात सिर्फ रोटी कपड़े तक सीमित नहीं है, बात आजीविका की भी है। एक केस था संभाजी बनाम शांताराम केस। वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, उस केस में क्या हुआ था? इस केस में अदालत ने कारीगरों के औजार यानी टूल्स ऑफ आर्टिसंस की बहुत ही उदार और व्यवहारिक व्याख्या की थी। तो औजारों को बचाने के पीछे का तर्क क्या था? तर्क बहुत ही सीधा और भविष्य से जुड़ा था। अगर एक बढ़ई के पास उसका हथौड़ा और आरी ही नहीं होगी तो वो कल सुबह उठकर कमाएगा कैसे? जाहिर सी बात है, काम कैसे करेगा? और अगर वो कमाएगा नहीं तो अपना बाकी बचा कर्ज कैसे चुकाएगा या अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? इसलिए उसके औजार कुर्की से पूरी तरह सुरक्षित हैं। कमाल का लॉजिक है। इसी तरह किसी व्यक्ति की लेखा पुस्तकें या अगर किसी के पास केवल नुकसान के लिए मुकदमा करने का अधिकार है तो उससे भी कुर्की से मुक्त रखा गया है, क्योंकि ये चीजें व्यक्ति के काम और भविष्य से जुड़ी हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में इंसानी व्यवहार से जुड़ा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आ रहा है। पूछिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज के दबाव में है। बैंक के अधिकारी उसके दरवाजे पे खड़े हैं और बहुत हंगामा हो रहा है, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। हाँ, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। हाँ, और वो व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। तो क्या वो हताशा में बैंक के साथ ऐसा कोई लिखित समझौता कर सकता है कि देखिए, मैं अपनी इन कानूनी छूटों का अधिकार छोड़ रहा हूं, आप मेरा बिस्तर, मेरे रसोई के बर्तन या मेरे काम के औजार ले जाइए, बस मुझे और मेरे परिवार को अभी परेशान मत कीजिए? आप पूछ रहे हैं कि क्या वो अपना अधिकार छोड़ सकता है? हाँ, क्या कानून ऐसे किसी समझौते को मान्यता देता है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और ये सीधा इंसानी मनोविज्ञान से जुड़ा है। देखिए, कानून बनाने वालों को इस बात का भली भांति अंदाजा था कि जब कोई व्यक्ति भारी कर्ज के दबाव में होता है तो वो डरा हुआ होता है। बिल्कुल, वो पैनिक में होता है। उस स्थिति में
कोई भी ताकतवर ऋणदाता यानी क्रेडिटर उससे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करवा सकता है। इसलिए धारा 60 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, स्पष्टीकरण 1A। तो ये स्पष्टीकरण क्या कहता है? ये साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समझौते या अनुबंध के जरिए इन छूटों का लाभ नहीं छोड़ सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद भी चाहे अपनी मर्जी से भी लिख कर दे तब भी वो अपने बर्तन या अपने औजार कुर्क नहीं करवा सकता? बिल्कुल नहीं। भले ही स्टैम्प पेपर पर लिखित में समझौता हो गया हो कि कर्जदार अपने बर्तन या बिस्तर ले जाने की इजाजत देता है, वो समझौता अदालत की नज़र में शुरू से ही शून्य होगा। वॉइड एब इनिशियो। अरे वाह, ये तो गजब का प्रोटेक्शन है। हाँ, कानून यहाँ एक अभिभावक की तरह, एक माता पिता की तरह बर्ताव करता है। यह व्यक्ति को उसके खुद के गलत और हताशा भरे फैसलों से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक दबाव में कोई व्यक्ति अपने ही शोषण का शिकार न बन जाए। ये सच में एक बहुत ही गहरी सोच है। चलिए बर्तन और कपड़ों जैसी बुनियादी चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंसान के सिर पर छत और उसकी आजीविका के सबसे बड़े साधन की। खेती की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हमारे स्रोतों में खेती और किसानों को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। कानून कहता है कि किसानों, मजदूरों और घरेलू नौकरों के मकान, खेती के औजार, पशु और बीज को कुर्की से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। और ये समझ में भी आता है क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और किसान की जमीन और औजार ही उसका जीवन है। यह सच है, लेकिन कानूनी दुनिया में कोई भी बात इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली खड़ी हो जाती है कि किसान माना किसे जाएगा। मतलब किसान तो किसान होता है। नहीं, क्योंकि अगर नियम यह है कि किसान का घर और औजार कुर्क नहीं हो सकते, तो हर चतुर कर्जदार अदालत में खुद को किसान साबित करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी संपत्ति बचा सके। है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किसी शहर की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। वो महीने के लाखों रुपए कमाता है। उसने किसी दूर गांव में शौक के लिए या शायद अपना टैक्स बचाने के लिए एक बड़ा सा खेत खरीदा है। वहां उसने एक आलीशान फार्म हाउस बना रखा है जहां वो सप्ताहांत पर, वीकेंड्स पर जाता है। वीकेंड फार्मर। हाँ, अब अगर वो वहां सच में टमाटर या कुछ सब्जियां उगाकर स्थानीय बाजार में बेच भी देता है तो तकनीकी रूप से तो वो कृषि कर रहा है। कागजों पर तो कर रहा है। तो अगर वो व्यक्ति अपने शहर वाले किसी व्यापार में डूब जाता है तो क्या वो अदालत में जाकर ये दलील दे सकता है कि मैं तो सब्जियां उगाता हूं, इसलिए मैं किसान हूं और मेरा ये आलीशान फार्म हाउस कुर्की से बचा लिया जाए? यही वो जगह है जहां अदालतें बहुत गहराई से जांच करती हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो 1960 का श्रीमंत अप्पा साहिब केस और 1964 का अंबिया बनाम मल्लन्ना केस इस मुद्दे पर एक साफ लकीर खींचते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा इन मामलों में? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वीकेंड फार्मर्स या अमीर लोगों को इस कानून का गलत फायदा उठाने से रोकने के लिए बहुत कड़े मापदंड तय किए हैं। अदालत ने कहा कि किसान सिर्फ वो नहीं है जिसके नाम पर खेत है या जो शौक के लिए खेती करता है। तो फिर असल परिभाषा क्या तय की गई? परिभाषा ये तय की गई कि किसान वो है जो खुद मिट्टी जोतता है, टिलर ऑफ द सॉइल, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत केवल खेती है। मेन सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल। अगर आपकी आय का मुख्य हिस्सा किसी आईटी कंपनी या किसी अन्य व्यापार से आ रहा है तो आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना फार्म हाउस नहीं बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इस कानून का ऐतिहासिक उद्देश्य उन गरीब किसानों को बचाना था जिनका जमींदारों द्वारा शोषण होता था, न कि उन अमीरों को बचाना जो खेती का मुखौटा पहनकर अपनी संपत्तियां छिपाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट और न्यायसंगत बात है, लेकिन उन लोगों का क्या जो किसान नहीं हैं? मान लीजिए एक आम शहरी आदमी है जो नौकरी करता है, क्या उसका घर कुर्क हो सकता है? यहाँ कानून का एक और बहुत बड़ा प्रावधान सामने आता है, क्लॉज CCC। ये क्या है? 1996 के किरण बाला केस और 1992 के VP अरोड़ा केस में अदालतों ने इसे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। इस क्लॉज के तहत एक न्याय ऋणी का एक मुख्य आवासीय मकान पूरी तरह सुरक्षित है। एक मुख्य मकान? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि चाहे वो मकान डिक्री पारित होने से पहले खरीदा गया हो या बाद में, जब तक वो व्यक्ति का एकमात्र और मुख्य निवास है, उसे कुर्क नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो इंसान बेघर नहीं होगा? बिल्कुल।
कानून ये मानता है कि कर्ज चुकाने के लिए किसी को बेघर करके सड़क पर नहीं फेंका जा सकता। ये तो छत की बात हो गई। अब भौतिक संपत्तियों से आगे बढ़कर भविष्य की जमा पूंजी और तरलता मतलब लिक्विडिटी की बात करते हैं। वेतन, पेंशन और जीवन बीमा। किसी भी नौकरी पेशा इंसान के लिए तो यही उसकी असली संपत्ति होती है। सही बात है। और कानून वेतन के मामले में बहुत ही एक दिलचस्प गणित लगाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अर्थशास्त्री बैठकर हिसाब लगा रहा हूं। हाँ, सैलरी के रूल्स काफी स्पेसिफिक हैं। हमारे स्रोत कहते हैं कि वेतन का पहला 1000 रुपये और बाकी बचे हिस्से का 2/3 भाग कुर्की से सुरक्षित है। मेंटेनेंस के मामलों को छोड़ दें तो ये आम नियम है। और ये गणित बहुत सोच समझकर बनाया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि पूरी सैलरी कभी भी एक साथ न छीनी जाए। मतलब कुछ तो हाथ में आना चाहिए। हाँ, जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति की पूरी सैलरी कुर्क हो गई तो वो उस महीने अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, बच्चों की फीस कैसे देगा। इसलिए कानून कहता है कि कर्ज चुकाना जरूरी है, लेकिन परिवार को जिंदा रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही है। इसके अलावा अगर बात प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की हो या सैन्य बलों के वेतन की हो तो उसे पूरी तरह अछूता रखा गया है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे जटिल और तकनीकी हिस्सा पेंशन और जीवन बीमा का है। बिल्कुल, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने स्रोतों में पेंशन का चरित्र यानी कैरेक्टर ऑफ पेंशन जैसा एक बहुत ही अनोखा शब्द पढ़ा। ये बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है। पेंशन तो एक रकम होती है ना, तो क्या इसका मतलब ये है कि पैसा कहाँ रखा है और किस रूप में रखा है, इस आधार पर कानून उसे कुर्क करने या छोड़ने का फैसला करता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 1997 का यूनियन ऑफ इंडिया बनाम विंग कमांडर आर हिंगोलानी केस और 2008 का राधेश्याम गुप्ता केस, ये दोनों केस इसी पेंशन के चरित्र को परिभाषित करते हैं। कैसे? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। मान लीजिए किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को उसकी पेंशन या रिटायरमेंट का पैसा मिला। उसने भविष्य की सुरक्षा के लिए उस पैसे को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कर दिया। ठीक है, एफडी बना ली। अब तकनीकी रूप से वो पैसा बैंक के खाते में है, एक निवेश के रूप में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एफडी में होने के बावजूद वो पैसा मूल रूप से पेंशन ही है, उसने अपना चरित्र नहीं खोया है, इसलिए उसे कुर्क नहीं किया जा सकता। एक मिनट, लेकिन पैसा तो पैसा होता है। अगर वो व्यक्ति उस पैसे को अपने आम बचत खाते में डाल दे, जहां उसकी बाकी आय भी आती हैं, या वो उस पैसे को निकाल कर कोई व्यापार शुरू कर दे, तब अदालत कैसे पहचानेगी कि कौन सा पैसा पेंशन का है और कौन सा नहीं? यही वो पेच है जिसे रमेश चंद्र केस ने सुलझाया। अदालत ने कहा कि जब तक पैसा एक सुरक्षित और अलग रूप में है, जैसे कि एफडी, तब तक वो पेंशन है। अच्छा, और अगर निकाल लिया तो? अगर उस व्यक्ति ने पेंशन का पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगा दिया या कोई लग्जरी गाड़ी खरीद ली, या वो पैसा उसके रोजमर्रा के व्यापार में पूरी तरह से घुल मिल गया, तो माना जाएगा कि उसने अपना पेंशन का चरित्र खो दिया है। मतलब पानी में पानी मिल गया। बिल्कुल। एक बार पानी में पानी मिल गया तो आप उसे अलग नहीं कर सकते। जैसे ही वो आम संपत्ति या निवेश बन गया, उसकी सुरक्षा छिन जाती है और फिर उसे कुर्क किया जा सकता है। ये सच में एक बहुत ही तार्किक तरीका है। अदालत उस कंटेनर को देख रही है जिस पे पैसा रखा है। सही कहा। अब बात करते हैं जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस की। लोग अपनी पूरी जिंदगी प्रीमियम भरते हैं ताकि उनके न रहने पर उनके परिवार को दर-दर की ठोकरें न खानी पड़े। जीवन बीमा के मामले में कानून का क्या रुख है? जीवन बीमा को लेकर कानून का विकास बहुत ही रोचक रहा है। क्लॉज के भी इसका मुख्य आधार है, लेकिन हमेशा से स्थिति इतनी सुरक्षित नहीं थी। मतलब पहले नियम कुछ और थे। हाँ, 1983 के सरबती देवी केस में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया थोड़ा अलग था। उस समय ये माना गया था कि एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो जीवन बीमा की राशि उसकी संपत्ति यानी एस्टेट का हिस्सा बन जाती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब वो पैसा कानूनी वारिसों के हाथ में आता है तो कर्जदार उस पैसे की कुर्की की मांग कर सकते हैं। अरे लेकिन अगर ऐसा होता है तो जीवन बीमा लेने का तो पूरा उद्देश्य ही खत्म हो गया। मतलब परिवार को सांत्वना के रूप में पैसा मिला और अगले ही दिन बैंक वो पैसा ले जाए, ये तो परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय लगता है। बिल्कुल, और समय के साथ अदालतों ने इस अन्याय को पहचाना। कानून हमेशा समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित होता है ना। हाँ। बदलाव तो जरूरी है। इसी वजह से हाल ही में 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमेश्वर एच भोजवानी केस में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिशा बदलने वाला फैसला सुनाया। तो इस नए फैसले में क्या स्पष्ट किया गया? इस फैसले ने पिछले नजरिए को बदलते हुए जीवन बीमा को एक अभेद्य सुरक्षा कवच पहना दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि न्याय ऋणी के जीवन पर ली गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी राशि कुर्की से पूरी तरह मुक्त है। पूरी राशि? हाँ, पूरी राशि। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, चाहे वो पॉलिसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए मैच्योर हो गई हो या व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिसों को मिली हो। कर्ज वसूलने वाला किसी भी हाल में उस पैसे पर हाथ नहीं डाल सकते। ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। अदालत ने माना कि ये पैसा परिवार के भविष्य और उनके भरण पोषण के लिए है। इसे कर्ज की बलिवेदी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सारे नियमों, ऐतिहासिक फैसलों और बारीकियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि सीपीसी की धारा 60 कानूनी धाराओं की कोई नीरस सूची नहीं है। ये असल में समाज के कल्याण का, एक सोशल वेलफेयर का बहुत ही परिपक्व दस्तावेज है। ये वाणिज्यिक दुनिया की कठोरता और मानवीय करुणा के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाता है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। देखिए, एक सभ्य समाज की पहचान इसी बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। सही बात है। कानून जानता है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्ज की वसूली बहुत जरूरी है। अगर वसूली नहीं होगी तो कोई किसी को कर्ज ही नहीं देगा। लेकिन साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करता है कि पैसे की ये अंधी दौड़ किसी इंसान के जीने के बुनियादी अधिकार को न कुचल दे। और ये बात हम सभी के लिए समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुत अनिश्चित है। वित्तीय उतार चढ़ाव किसी के साथ भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। एक गलत व्यापारिक फैसला, अचानक बाजार का गिरना या घर में कोई बड़ी बीमारी किसी भी अच्छे खासे इंसान को कर्ज के गहरे जाल में धकेल सकती है। ऐसे अंधकार भरे समय में ये जानना एक बहुत बड़ा मानसिक सुकून देता है कि हमारा कानून किसी भी इंसान को पूरी तरह से बेघर करने या सड़क पर भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ता। वो सिर पर एक छत, शरीर पर कपड़े और आजीविका कमाने का अवसर हमेशा सुरक्षित रखता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस कानून की सबसे बड़ी जीत यही है कि जब मुनाफे और इंसानियत के बीच टकराव होता है तो वो एक सीमा के बाद इंसानियत का ही पक्ष लेता है। बिल्कुल। लेकिन इन 100 साल से भी ज्यादा पुराने और मजबूत कानूनों पर चर्चा करते हुए मेरे मन में भविष्य को लेकर एक बहुत ही अनोखा विचार आ रहा है। अच्छा, कैसा विचार? हमने देखा कि कानून कारीगरों के भौतिक औजारों को बचाता है। जैसे हमने बात की संभाजी केस की, जहां बढ़ई की आरी या किसान का हल बचाया गया क्योंकि उनके बिना वे काम नहीं कर सकते। हाँ, उनके औजार सुरक्षित हैं। लेकिन आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और नया नजरिया है। आप इसे किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? जरा सोचिए, आज एक ग्राफिक डिजाइनर, एक फ्रीलांसर कोडर या एक डिजिटल मार्केटर की पूरी आजीविका किस चीज पर निर्भर करती है? उसके पास कोई कुल्हाड़ियां आरी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पूरा काम उसके महंगे लैपटॉप पर, उसके क्लाउड स्टोरेज अकाउंट पर, सॉफ्टवेयर के वार्षिक लाइसेंस पर या शायद उसके डिजिटल वॉलेट में रखे फंड्स पर टिका है। ये तो सोचने वाली बात है। तो भविष्य में जब ऐसे डिजिटल कामगारों के खिलाफ कर्ज वसूली के मामले आएंगे तो अदालतें कारीगर के औजार को डिजिटल रूप में कैसे परिभाषित करेंगी? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या किसी फ्रीलांसर का 2 लाख रुपए का लैपटॉप उसका कारीगर का औजार माना जाएगा जिसे कुर्क नहीं किया जा सकता? या अदालत उसे महज एक बिक्री योग्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मानकर नीलाम कर देगी? ये आने वाले समय में न्यायपालिका के सामने बहुत बड़ी और जटिल चुनौती होने वाली है। जब संपत्ति की प्रकृति भौतिक से आभासी यानी वर्चुअल हो रही है, तो बिक्री योग्य संपत्ति और आजीविका के औजार के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाएगी। और यही वो सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हमारा ये पुराना कानून आने वाले कल की इस डिजिटल कुर्की के लिए पूरी तरह तैयार है? जब इंसान के औजार लोहे और लकड़ी के नहीं बल्कि सिलिकॉन चिप्स और डेटा के बने हों, तब पैसे की वसूली और आजीविका की रक्षा का ये नाजुक संतुलन कैसे कायम रहेगा? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य में हमारी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था की एक नई और कठिन परीक्षा लेगा। और इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए सच में बहुत कुछ है।